सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर जो सबसे बड़े बहरान हैं उनको जमाते इस्लामी उनके लिए आवाज़ उठा रही है। और सबसे बड़ा बहरान इस वक्त सफ़ेद पोश तबके का और गरीब आदमी का है। वैसे तो अगर देखा जाए तो सनतकार भी चीख रहा है, कारोबारी अफराद भी इस वक्त रो रहे हैं। और ये इतना बहरान पैदा किया हुआ है ये IMF के प्रोग्राम को लेने की वजह से और उनकी कंटिन्यूटी में आगे जो टैक्सेस लगाए गए हैं जालमाना किस्म के, ये उनका नतीजा है कि आज लोग अपने घरों की अशिया बेचकर बिजली के बिल अदा करने पे मजबूर हैं। आज लोगों के लिए गैस का बिल देना नामुमकिन हो गया। तनख्वाहदार तबका जो सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजारा था उस पे टैक्स के स्लैब तब्दील करके उसके लिए भी जो सफ़ेद पोशी का बगम था वो भी ख़त्म कर दिया गया। तो इस हवाले से चूँकि ये सिर्फ जमात इस्लामी का मसला नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का मसला है। और हाफिज नईमुर रहमान साहब चूँकि इस हवाले से इदराक रखते हैं और बहुत ज़्यादा उनका इस चीज़ पे फोकस है। और कराची के अंदर भी चूँकि आपको पता है कि वर्कर क्लास और सफ़ेद पोश तबके की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, तो वहाँ भी उन्होंने ये बिजली के हवाले से जो माफियाज की थी, जो अबराज ग्रुप को दिया गया KL इलेक्ट्रिक, और उसने जो फिर लूट मार की और पाकिस्तान के कई इदारों का वो डिफॉल्टर हुए और फिर अमेरिका की तहरीर में इस वक्त उस सारी चीज़ को भी उठाया। और अब ये IPPs का जो पाकिस्तान में इशू बना हुआ है कि 1900 अरब सालाना से ज़्यादा रकम जो है वो उस चीज़ की ले जाते हैं जिसकी बिजली तैयार ही नहीं की जाती। और वो 9 रुपए की कास्ट पे ये हुकूमत का कहना है कि इस वक्त जो बिजली की लागत है एक्चुअल तो 9 रुपए फी यूनिट है बास्केट प्राइस, जिसमें तमाम किस्म की बिजली जो तैयार की जाती है उसकी कास्ट पड़ती है। लेकिन अवाम 70 रुपए फी यूनिट से भी ज्यादा बिजली खरीदने पे मजबूर है। ठीक है, यहाँ पे सर अगर मैं कता कलामी माफ आपसे सर, बात यह है कि अभी सर बहुत अच्छी बात की जो आपने बात कही है कि हाफिज नईम साहब को जो है एक गरीब शख्स का और मिडिल क्लास का और ख़ासतौर पे जो नौकरी पेशा जो तबका है उनका बहुत ज़्यादा उनके जो ख्याल है और उनके जो मुश्किलात का उनका अदराक है। तो क्या सर इससे पहले जितने भी हमारे जो अमीर गुजरे हैं रिसेंट पास्ट की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि सर IPPs का जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रियासत पाकिस्तान का या किसी भी हुकूमत के साथ जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया वो आज का तो नहीं है सर, वो तो काफ़ी अरसे से चलते आ रहे हुए हैं। तो क्या इससे पहले भी जो इश्यूज़ थे, क्या हमारे जितने भी जमात इस्लामी के जो अमीर थे, क्या उनको ये इश्यूज़ उस वक्त नज़र बिल्कुल नहीं आए? क्या ये सिर्फ और सिर्फ जो है जो हाफिज नईम साहब है उन्हीं की एक ऐसी निगाह थी जिन्होंने जो इस इशू को सामने लेके और उसको हाईलाइट किया? जी, मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता बरस आपको याद होगा कि पाकिस्तान के चारों गवर्नर हाउसेज के बाहर सिराजुल हक साहब ने 3 दिन मुसलसल धरना दिया था इसी बिजली के इशू के ऊपर। और 12 दिन तक वो चारों सूबाई गवर्नर हाउसेज के सामने धरना दे के बैठे हुए थे। लेकिन उस वक़्त चूँकि ये मामला जो था ये सोशल मीडिया पे इस तरह हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन चूँकि हमने ये समझा कि इस पैगाम को और इसकी तहरीक को जो है वो लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है, और उसमें मीडिया का तावन है कि वो भी चीख उठा है। ये आप देखें कि कन्वेंशनल मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर भी जब ये चीज़ें सामने आई पिछले साल, ये IPP की जो ये लूट मार थी ये इस तरह ज़बान ज़दे आम नहीं थी। लेकिन ये पिछले गुज़श्ता 1 साल के अंदर ये बहुत खुल के सामने आ गई हैं चीजें, और ये 1900 अरब रुपए से भी ज्यादा पे पहुंच गई हैं। ठीक है सर, यहाँ पे सर मैं एक छोटी सी बात, सर अभी आपने बात की कि ये जो है सोशल मीडिया पे ये इशू जो था इतना जो था उसने इतनी हाइप क्रिएट नहीं की थी। तो सर इसी बात को सर मैं जो आपके साथ इस वक्त एक जो है जमात के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपना मतलब शफकत अवान साहब हमारे साथ मौजूद, जो कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया की इंतहाई मजबूत तरीन जो है वो जमात के तौर पर जो है वो जानी जाती है, समझी जाती है, बल्कि उन्होंने अपनी अथॉरिटी को मनवाया भी है। तो मेरा सवाल बेसिकली शफकत अवान साहब आपसे ये है कि ये जो इशू आप जो इस वक्त जो है अपना बट साहब जो है वो हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं और हाफिज नईम साहब की जो उनकी जो जितनी भी मेहनत है और वो हमारे सामने बात कर रहे हैं, तो क्या जो PTI है वो देखिए, अगर मैं पिछले दौरे हुकूमत की बात करता हूँ तो PTI और जमात इस्लामी दोनों ने मिलकर जो है वो KPK के अंदर अपनी जो एक हुकूमत जो है कायम की थी और उसको बड़ी कामयाबी से चलाया भी था। तो क्या ये जो अभी इशू आया है जो कि एक अवामी इशू है, तो PTI जो है वो इतनी दूर दूर क्यों रह रही है जमात इस्लामी को सपोर्ट करने में? बिल्कुल दूर नहीं रह रहे। ये इशू जो है जमात इस्लामी ने जो उठाया है ये हर गरीब आदमी का इशू है।
हर सफ़ेद पोश आदमी का इशू है। और इस मुल्क में बसने वाले 25 करोड़ में से 24.5 करोड़ कम से कम लोगों का इशू है जो जमात इस्लामी ने उठाया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब ने वाज़ेह डायरेक्शन दी है कि हम जमात इस्लामी के साथ हैं इस धरने में और इनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि ये इशू इन्होंने आम आदमी का इशू उठाया है। तो कतई ऐसी बात नहीं है कि हम इनसे पीछे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पार्टी लेवल पर डिस्कस हो के फिर आगे उनको अमली जामा पहनाया जाता है, तो वो बात हो सकती है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। हमारे लोग जो है वो धरने में जा रहे हैं। तो मेरा वकास भट्ट साहब, मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन सर ये है कि क्या आप ये समझते हैं कि बांग्लादेश में होने वाली तब्दीलियां हैं, क्या ये पाकिस्तान के लिए, या ख़ास तौर पर मैं अगर जमात इस्लामी की बात करता हूं, क्योंकि जमात इस्लामी एक ऐसी जमात थी जिसने कि बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, और अगर मैं रिसेंट पास्ट के अंदर देखता हूँ तो जो हसीना, जो उनकी वज़ीर आज़म थी हसीना वाजिद, उनकी जानब से जमात इस्लामी को बाकायदा तौर पे टारगेट किया गया, और 80-80, 90-90 साल के जो बुज़ुर्ग रहनुमा थे जमात इस्लामी के, उनको जेल, जो कि उनको जेलों के अंदर मौजूद थे, उनको निकाल के उनको सरेआम फांसियाँ दी गई, उनको सज़ाएँ जो थी उनको सरेआम सज़ाएँ दी गई ताकि एक इबरत का निशान बनाया जाए। तो सर अब जो सिचुएशन इस वक्त हमें नज़र आ रही है, इस वक्त सर मंसूरा जो है वो क्या सोच रहा है, जमात इस्लामी का एक आम वर्कर जो है उसके जहन के अंदर, और ख़ास तौर पे उस वक्त को जो जब ढाका फाल हुआ था 1971 में, और आज जो दोबारा ढाका फाल हुआ है 2024 के अंदर, आप सर इस सिनेरियो को किस नज़र से देखते हैं? जमात इस्लामी के लिए और इस्लामी तहरीकों के लिए कुर्बानियाँ कोई नई बात नहीं है। आप गदा के अंदर देख सकते हैं, आप कश्मीर के अंदर सैयद अली गिलानी के हवाले से, और बांग्लादेश और इंडिया के हवाले से आपके सामने चीज़ें हैं। अच्छा, अब वहाँ पे हम दुआ गो हैं कि वहाँ पे इस्तेहकाम आए, वहाँ पे हकीकी जमहूरियत के सम्राट मिले, वहाँ पे डिक्टेटरशिप खा वो सिविल हो, खा वो मिलिट्री हो, उसका खात्मा हो, और वो एक तरक्की करता हुआ मुल्क है, वो हमारे भाई हैं, और हम दुआ गो हैं कि उस मुल्क के अंदर तरक्की हो और अमन आए और खुशहाली आए और जमहूरियत की रूट्स मजबूत हों। अब इसी तनाज़र में मैं पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं इनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, वहाँ की मुआशी हालत पाकिस्तान से कई गुना बेहतर थी, लेकिन जब उसके समरात आम आदमी तक नहीं पहुँच रहे थे, नौजवानों तक उनको नौकरियों में हिस्सा नहीं मिल रहा था, तो उसके वो एक सर, वो सरकारी नौकरियों का इशू था सर, ये सरकारी नौकरियों का इशू था की बात था कि सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम लाया गया और आम आदमी के लिए नौकरियों के दरवाजे बंद किए गए। और फिर आपने देखा कि सबसे पहले ये तलबा ने तहरीक शुरू की और बाद में सियासी जमातों ने उसकी हमायत की। अच्छा सर, अगर कता कलामी माफ, मैं सर इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड करूं सर। देखिए, इस्लामी जो माशरे की अगर मैं बात करता हूं, तो इस्लामी कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करता हूं, तो जो जहाद के बाद जो है जो लोग जो उस जहाद में शामिल होते हैं और उसके बाद जो माल गनीमत मिलता है, या जो भी अगर अमरात मिल रही होती हैं, तो सबसे ज़्यादा उन लोगों को मिल रही होती हैं जिन्होंने जहाद में हिस्सा लिया होता है, या उनकी फैमिलीज़ के मेम्बर्स को मिल रही होती हैं। तो अगर हसीना साहबा ने, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश थी, अगर उन्हें कोटा सिस्टम राइज किया था, तो क्या मेरा ख्याल है उनकी नज़र में ये बिल्कुल ठीक नहीं था कि शायद उन्होंने उसको इसी चीज़ को सामने रखते हुए कहा कि क्योंकि इन लोगों ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए ज़्यादा काम किया है, उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, लिहाजा इनको, इनकी फैमिलीज़ को, उनके आगे बच्चों को ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। रियासत जो है वो एक सियासी पार्टी की तरह नहीं सोच सकती। रियासत के लिए उस रियासत के तमाम अफराद उसके बच्चों की तरह होते हैं। और अगर 1970 की इलेक्शन की बात की जाए, जो कि बुनियाद बना राइज में शेख मुजीबुर रहमान की, तो क्या वहाँ पे पूरी कौम ने उनको वोट नहीं दिए थे? ये डिस्टिंग्विश करना कि जिसने बंदूक उठाई, इंडिया के ट्रेनिंग कैंपों से ट्रेनिंग हासिल की और फिर उनके बिहाफ पे उन्होंने मुक्ति बानी की तहरीक बनाई, ये सर उनका पॉइंट व्यू था ना, उनका पॉइंट व्यू था। मैं वो साथ में इसको ऐड कर लीजिएगा ना आप इसको। जी। तो उन लोगों को सिर्फ आगे लाना और बाकी कौम को पीछे करना, वो मुल्क के टैक्स पेयर तो सब लोग हैं। यही तो अब पाकिस्तान में हम कह रहे हैं कि अगर इस मुल्क का एक एक बच्चा, एक एक मजदूर अपनी हर खरीदी हुई चीज पे टैक्स देने पे मजबूर है, तो फिर इसका सम्राट जो है वो सिर्फ 100 IPPs को ही क्यों जाए। बड़ी मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया। सर जाते जाते सर मुझे एक बात बताइएगा, 126 दिन का सर हमने धरना देखा, हमने सर तारुल कादरी साहब के बहुत सारे धरने देखे, पीपल्स पार्टी के दौर में भी धरना देखा,
हमने मौलाना फजल रहमान साहब का धरना देखा। अब जो है सर हम जमात इस्लामी का दोबारा धरना देख रहे हैं, जो कि अभी 14-15 रोज़ उसको हो चुके हैं। और अब जो है जमात इस्लामी ने जो है वो दोबारा जो है पूरे पाकिस्तान को बंद करने को, ख़ास तौर पे जो आज मेरी जो आप ही की जो पार्टी के कुछ वकला थे उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि आज हमारी मुशावरत हो रही है, हमारी जो है वो शूरा बैठी हुई है और हमने लाहौर को जो 11 तारीख को जो कमिंग 11th जो है उसको पूरे लाहौर के अंदर धरना देना है, तो उसकी मुशावरत हो रही है। तो क्या सर हम दोबारा 126 दिन के धरने की जानब जा रहे हैं, या दोबारा वो धरना सियासत जो है क्या वो दोबारा हमारी रियासत के अंदर से प्रोवेल कर रही है? जी देखें, वो जो धरना था वो ज़ाहिर है एक इलेक्शन के अंदर धांधली के खिलाफ था, और अल्लामा तहरुल कादरी साहब ने जो धरना दिया था, ज़ाहिर उनकी पार्टी के वर्कर्स को शहीद किया गया था और बहुत बड़ा जुल्म किया गया था, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन थी वो अपनी पार्टी के लिए जो उनको नुकसान पहुंचा और उनकी पार्टी के कारकुनान को शहीद किया गया उसके खिलाफ था। लेकिन हमारा धरना इस वक्त 25 करोड़ अवाम पर होने वाले मुआशी जुल्म के खिलाफ है, और ये मुआशी जुल्म नहीं है बल्कि इसके नतीजे में रोजाना लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। और अब तो मीडिया को ये दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है कि आप खुदकुशियों की खबरें जो है वो रिपोर्ट ना करें।